हेलो 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 एवरीवन। सो हमारे पास कुछ इन्वायरमेंट के टॉपिक्स हैं, इनको हम जल्दी से ख़त्म करते हैं। तो जो सबसे पहला टॉपिक है, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी था इस साल का, कोविड के बैकड्रॉप में, कोविड-19 के बाद होने वाला कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। पहला कारण। दूसरा कारण ये था कि ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी तब हुआ जब आईपीसीसी का छठा असेसमेंट रिपोर्ट आया। छठे असेसमेंट रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे मानवता को बहुत ज़्यादा खतरा है जलवायु परिवर्तन से। तो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुआ, जहाँ पे काफ़ी सारे समझौते हुए, बहुत सारी अचीवमेंट्स हुई, बहुत सारी चीज़ों पे आम सहमति नहीं बन पाई। ये सारी चीज़ें हमको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। इसके अलावा पेरिस एग्रीमेंट का भी तीसरा बैठक हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल का भी 16वां बैठक हुआ। ये सारी चीज़ें हुई। तो मेन देखो क्या क्या चीज़ें हुई हैं, किन चीज़ों पे बातें हुई, कहाँ पे मेन मुद्दे रहते हैं, किन चीज़ों पे बातें हुई, ये उतना ज़रूरी नहीं है। उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन कौन से मेन मुद्दे अभी भी रहते हैं देशों के बीच में। बहुत सारे देशों ने अपने टारगेट को रिवाइज किया। जो जलवायु योजनाएं हैं, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, उसको रिवाइज किया। जीवाश्म ईंधन के विरुद्ध एक पूरा लक्ष्य बनाया गया कि जो सब्सिडी वगैरह देते हैं, हम सब्सिडी को हमको बंद करने की ज़रूरत है, धीरे धीरे फेज आउट करने की ज़रूरत है। हमको एडेप्टेशन पे, अनुकूलन पे बहुत ज़्यादा हमको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, निवेश करने की ज़रूरत है। कार्बन मार्केट पे काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हुए जो हमको पता होना चाहिए। जैसे कार्बन मार्केट पे एक बहुत बड़ा जो मुद्दा था कि क्योटो प्रोटोकॉल के जो क्रेडिट्स हैं, उन क्रेडिट्स का क्या होगा। जैसे भारत और ब्राजील जैसे देशों का ये डिमांड था कि क्योटो प्रोटोकॉल के क्रेडिट को काउंट किया जाए पेरिस एग्रीमेंट के अंतर्गत। तो पिछले 2 साल से इस बात पे बात चल रही थी, फाइनली इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया गया है। लेकिन ये है कि इस क्रेडिट को आपको 2030 तक यूज कर लेना पड़ेगा, उसके आगे आप नहीं लेके जा सकते। फिर दोहरी गणना से बचना, इस पे एक समझौता हुआ कि मान लो मैंने कोई क्रेडिट बेच दिया किसी कंट्री को, तो मैं अब अपने जो मेरा कार्बन अकाउंटिंग है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस अकाउंटिंग है, मैं उसमें यूज नहीं कर सकता। जिसको मैंने बेचा है वो देश यूज करेगा, ऐसा नहीं है कि मैं भी यूज करूं वो भी यूज करे। तो ये एक काफी महत्वपूर्ण चीज हुई है। हानि और क्षति पे अभी भी देखो बहुत सारे इश्यूज है जिसका हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारी चीजें जिनमें भारत ने जिसको साइन किया, जिसको साइन नहीं किया, वो सब काम का नहीं है, वो सब उतना काम का नहीं है। जो मेन विवादास्पद मुद्दे हैं उन पे हम आ जाते हैं। आपका जो मटेरियल का पेज नंबर 111 है, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो देखो जो सबसे बड़ा विवादास्पद मुद्दा है वो है क्लाइमेट फाइनेंस का। ये क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए हमको पैसे चाहिए। पैसे कहाँ से आएंगे, कौन देगा। जैसे मान लो कि अगर आप भारत को ये बोलते हैं कि आप कोयला मत जलाइए, आप रिन्यूएबल एनर्जी खाली यूज कीजिए, तो कोयला देखो बहुत सस्ता होता है। हमारा बहुत बड़ा पॉपुलेशन है जो गरीबी रेखा के नीचे रह रहा है। तो भारत ऑफ कोर्स ये बोलेगा कि हमारे पास इतने फाइनेंसेस नहीं है कि हम सब कुछ रिन्यूएबल एनर्जी से चला ले या किसी और एनर्जी सोर्स से चला ले, हमको कोयला पर निर्भर होना ही पड़ेगा, राइट। तो एक विकासशील देशों का डिमांड रहता है कि जो पूरा जलवायु परिवर्तन है वो है तो विकसित देशों के कारण। विकसित देशों ने जो पिछले 150 सालों में जो इमिशन करा है, 1870 के करीब करीब मिड ऑफ 19th सेंचुरी के बाद जो इमिशन शुरू किया है विकसित देशों ने, उसके कारण अभी जलवायु परिवर्तन का इतना एक्सट्रीम वर्जन हम विटनेस कर रहे हैं। तो फिर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा होगी। एक हिस्टोरिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक ऐतिहासिक उत्तरदायित्व तो है। विकसित देश इस चीज को मानने को तैयार नहीं होते। तो ओवरऑल एक होता है कि हाँ ठीक है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन अलग अलग है। ये सिद्धांत सब मानते हैं, लेकिन उसका लेवल क्या होगा, उसको हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, इस पे कोई आम सहमति है नहीं। पेरिस एग्रीमेंट में ये तय हुआ था कि $100 बिलियन हर साल विकसित देश जो है विकासशील देशों को मदद करेंगे। $100 क्या, बहुत ही कम डॉलर, 20, 25, 70, $80, 70, 80 बिलियन डॉलर तक 2019 में कलेक्ट हो पाया। उसमें भी जो 70, 80 बिलियन डॉलर है, उसमें मैक्सिमम अमाउंट जो है वो लोन की तरह, कर्ज की तरह है। तो जो विकासशील देश है जिनके पास ऑलरेडी फाइनेंसिस की कमी है, वो कर्ज के फॉर्म में अगर पैसे लेंगे तो उनका तो और ही ज्यादा नुकसान होगा। तो जो जितना हमको पैसे चाहिए और जितना पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं बिल्कुल ही डिफरेंट है।
ऊपर से ज्यादा फोकस जो है मिटिगेशन पे है, शमन पे, अनुकूलन पे बहुत कम ध्यान है। एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये। हानि और क्षति, लॉस एंड डैमेज, जो ऑलरेडी लॉस हो रखा है और जो लॉस हो रहा है उसको कौन कॉम्पेंसेट करेगा। जैसे स्पेशली जो बहुत छोटे आइलैंड कंट्रीज हैं जिनका काफी सारा नुकसान हुआ है क्लाइमेट चेंज के कारण, उनको जो क्षति हुई है उसको कौन भरपाई करेगा। तो इन सारी चीजों पे अभी भी एक तरीके का सहमति है नहीं। अब भारत के कॉन्टेक्स्ट में एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पे ये है, जो मेरे हिसाब से यूपीएससी पूछ सकती है, कि भारत ने 2070 तक अनाउंस किया कि हम कार्बन न्यूट्रल होंगे, लेकिन भारत ने शर्त भी रखी कि इसके लिए फिर जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग मैकेनिज्म है वो विकसित देशों को अपने वादे पूरे करने पड़ेंगे। तो भारत कितना रेडी है, ये एक बढ़िया क्वेश्चन हो सकता है यूपीएससी एग्जाम के लिए, कि हम एज अ कंट्री कितना रेडी हैं। जो हमने 2070 तक क्लाइमेट न्यूट्रलिटी डिक्लेयर किया है कि हम कर लेंगे, हम उसके लिए कितना रेडी हैं। तो उस पर आपको बताना पड़ेगा, ये सारी चीजें बतानी पड़ेंगी, आपको स्टेटस बताना पड़ेगा कि भारत वैसे तो थर्ड लार्जेस्ट इमिटर है ग्रीन हाउस गैस का, लेकिन अगर हम पर कैपिटा इमिशन की बात करें तो भारत ग्लोबल एवरेज से भी कम है, हम बहुत पीछे हैं पर कैपिटा एवरेज में। तो हमारे पास काफी सारा स्कोप है इमिशन करने का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत सारा कोयला बढ़ाते ही चले जाएंगे। जरूरी ये है कि हम धीरे धीरे कोयला कम करें, एक पीक पे ले जाके धीरे धीरे हम कम करना शुरू कर दें, और हम जितना जल्दी करेंगे वो हमारे लिए भी अच्छा होगा, विश्व के लिए तो अच्छा होगा ही होगा। लेकिन एट द सेम और साथ में हमको ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करने की जरूरत है, हम कर भी रहे हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हमको लिखनी पड़ेंगी ऐसे क्वेश्चन में। एक वायु प्रदूषण का टॉपिक है, देखो वायु प्रदूषण का टॉपिक पिछली बार मैंने डिटेल में किया था। यहाँ पे बस एक चीज जो एक स्पेसिफिक है कि हर साल देखो होता है, मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि नेशनल कैपिटल रीजन में दिल्ली और दिल्ली से आसपास क्षेत्र में हर साल पॉल्यूशन लेवल बढ़ता है, खूब सारा वाद विवाद होता है, बट चीजें कुछ होती नहीं है। अगले साल अक्टूबर में फिर से खूब सारा मुद्दा उठेगा, ये दोबारा से मुद्दा उठेगा और दोबारा से कुछ नहीं होगा। तो गवर्नमेंट का एक प्लान होता है ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ग्रेडेड रिस्पॉन्स का मतलब कि जैसे जैसे वायु का गुणवत्ता कम होगा हमारा रिस्पॉन्स और ज्यादा प्रबल होते चले जाएगा। जैसे पहले चरण में हम क्या करेंगे कि हम झाड़ू लगाएंगे, पानी वानी का छिड़काव करेंगे सड़कों पे ताकि धूल पटाखों वगैरह पे प्रतिबंध लगाएंगे। बट मान लो और ज्यादा खराब हो गई हालत, तो फिर हम डीजल जनरेटर का उपयोग जो है उस पे हम प्रतिबंध लगा देंगे, पार्किंग फी को हम दोगुना तिगुना कर देंगे। तृतीय चरण में हम तृतीय चरण में ईंट भट्टी वगैरह को बंद कर देंगे, कोयला आधारित जो विद्युत संयंत्र है उसको हम बंद कर देंगे। चतुर्थ चरण में ट्रकों पे हम प्रतिबंध लगा देंगे, एक्सेप्ट अगर कोई इसेंशियल सप्लाई ना हो हम ट्रकों पे भी प्रतिबंध लगा देंगे। तो ये सारी चीजें कुछ कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। अब इश्यूज क्या है सब मैंने बताया ही था आपको। मेन सोर्सेज क्या है, औद्योगिक प्रदूषण हो, वाहन से निकलने वाला प्रदूषण, पराली जलना। पराली जलने का सुप्रीम कोर्ट जो भी बोल ले, पराली जलने से नवंबर दिसंबर में उसका अच्छा खासा योगदान होता है। निर्माण कार्य संबंधी गतिविधियां, ये सारी चीजें हैं। क्या नुकसान होता है वायु प्रदूषण का, ये सारी चीजें मैंने पहले ही बताई दी है। क्या क्या कदम उठाए गए हैं ये सब भी डिस्कस हमने कर लिया है। तो ये टॉपिक हमने पहले ही डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। जो अगला टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता यूपीएससी इस टॉपिक पे अभी क्वेश्चन पूछेगी, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि जल का बाजारीकरण, जो हम जल को खरीदते बेचते हैं, पानी को, इसको लेके काफी डिबेट होता है। एक साइड डिबेट ये है कि देखो जल का भाव धीरे धीरे होते जा रहा है, स्वच्छ जल का भाव होते जा रहा है, तो हम बाजारीकरण करेंगे तो क्या होगा कि लोग ज्यादा अवेयर होंगे जल संरक्षण को लेके। हम जो पैसे जमा करते हैं, इससे जो पैसे आएंगे, जो टैक्स कलेक्ट होगा, उस पैसों को हम जल संरक्षण के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। लेकिन इसका अगेंस्ट पॉइंट लोग ये बोलते हैं कि देखो जल जो है पब्लिक गुड है, लोगों के जीवन यापन के लिए बहुत जरूरी है, तो अगर हम इसका बाजारीकरण करते हैं तो जो सबसे ज्यादा गरीब है उनको ज्यादा नुकसान होगा, और भारत जैसे देशों के लिए तो स्पेशली बहुत ज्यादा वो नुकसान है। प्लस इसको रेगुलेट करना देखो बहुत मुश्किल होगा, नियंत्रण करना बहुत मुश्किल होगा। तो फायदे और नुकसान दोनों है कि जल
का हम बाजारीकरण करते हैं तो फायदा क्या है? जल संरक्षण पे मदद मिलेगी, जो पैसे आएंगे उससे हम जल संरक्षण में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लोगों के अंदर एक जागरूकता होगी कि जल एक स्कार्स रिसोर्स है, एक सीमित संसाधन है, जिसको आप जब मन कर जितना आप नहीं बर्बाद नहीं कर सकते, राइट। जो कंपनीज हैं उनको भी वो वाटर रिचार्ज वगैरह पे हम फोकस करेंगे। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं फायदे में, बट नुकसान भी बता सकते हैं कि नुकसान क्या क्या हो सकता है इन सारे प्रॉब्लम का। तो वे फॉरवर्ड देखो क्या होगा। वे फॉरवर्ड ये होगा कि हमको कमोडिफिकेशन तो देखो भारत जैसे देशों में अब अभी हम नहीं कर सकते, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि जो भूजल वगैरह का उपयोग है उस भूजल के उपयोग को हम नियंत्रित करें। जो अगला टॉपिक है वो भी नेशनल वाटर पॉलिसी पे, बट ये ड्राफ्ट पॉलिसी है, मेरे हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट है नहीं जब तक ये ड्राफ्ट पॉलिसी है। जल पे क्वेश्चन आएगा, पक्के से आ सकता है पेपर 1 या पेपर 3 में, बट इस टॉपिक को आप इतना ज्यादा फोकस करने की अभी जरूरत नहीं है। ड्राफ्ट पॉलिसी पे, वाटर कंजर्वेशन पे क्वेश्चन पक्के से आएगा, इस साल आए अगले साल आए, बहुत फेवरेट टॉपिक है। लेकिन राष्ट्रीय जल नीति पे क्वेश्चन जो है इतना कोई वो नहीं है। तो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं वेस्ट टू वेल्थ 5.3.1 जो दे रखा है आपका। वेस्ट टू वेल्थ ये होता है कि जो कचरा जिसको फेंक दिया जाता है, डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है, उससे हम काफी वैल्यूएबल चीजें निकाल सकते हैं। तो भारत सरकार ने एक वेस्ट टू हेल्थ पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल पे आपको काफी सारा जानकारी मिलेगा कि कैसे हम वेस्ट टू हेल्थ से चीजें कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सॉलिड वेस्ट को जला के हम ऊर्जा प्रोड्यूस कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से हम वैल्यूएबल चीजें रिकवर कर सकते हैं जिसको दोबारा काम किया जा सकता है। प्लास्टिक वेस्ट को दोबारा से रीयूज किया जा सकता है जिसको हम बोलते हैं चक्रीय अर्थव्यवस्था। तो ये सारे फायदे हैं, बट प्रॉब्लम देखो ये है कि इसको लेके लोगों के अंदर जागरूकता की कमी है। जो पूरा सप्लाई चेन है वो बहुत इफिशियंट नहीं है। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन बहुत कम है। पूरा का पूरा सेक्टर बहुत इनफॉर्मल है, फॉर्मलाइजेशन है नहीं, इंटीग्रेटेड है नहीं। तो ये सारे कुछ कुछ मेन प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण जो वेस्ट का जो एक पोटेंशियल है कि जो अपशिष्ट होता है उससे जो हम उसको कैसे हम सही तरीके से उपयोग कर सके। तो इन चीजों पे जब तक हम फोकस नहीं करेंगे तब तक वेस्ट टू वेल्थ ये एक मुद्दा बना ही रहेगा। तो वेस्ट टू वेल्थ देखो एक बहुत बड़ा टॉपिक है। यहाँ पे अलग अलग टाइप के वेस्ट आ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आ सकता है, सॉलिड वेस्ट आ सकता है, राइट। तो वेस्ट टू वेल्थ पे अगर मान लो क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी, तो हम ये बोलेंगे कि फायदा क्या है वेस्ट टू वेल्थ का, क्या क्या फायदा है। जैसे हम बताएंगे कि हम ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं, हम अपशिष्ट का जैसे गैसीकरण करना हो, रिसाइक्लेबल मटेरियल्स हम रिकवर कर सकते हैं, मूल्यवान संसाधन स्पेशली जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उससे हम मूल्यवान संसाधन निकाल सकते हैं। एक काफी बड़ा इंडस्ट्री, बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर इंडस्ट्री हो सकता है जहाँ पे काफी सारा एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलेगा। तो ये सारे फायदे हो सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि देखो बहुत सारे स्रोतों से वेस्ट आता है, कोई सेंट्रलाइज लोकेशन तो है नहीं। बहुत सारा जो वेस्ट है वो बहुत विषाक्त होता है, विषैला होता है, डेंजरस होता है। लोग एक्सेप्ट नहीं करते। अगर मान लो कोई ऐसे वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट हो आसपास में, तो आसपास के लोग उसका विरोध करते हैं, पब्लिक बैकलैश होता है उसके अगेंस्ट। निजी क्षेत्र का भागीदारी अभी कम है अभी। तो ये सब कुछ कुछ मुद्दे हैं जिनको जब तक हम नहीं करेंगे, इन पर ध्यान हम नहीं देंगे, तब तक ये वेस्ट टू वेल्थ कॉन्सेप्ट खाली ऑन पेपर रहेगा। अगला टॉपिक है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपका उसका नेक्स्ट टॉपिक है सोलर एनर्जी पे। अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस रहने दो, अगला टॉपिक देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे हिसाब से मेंस एग्जाम के लिए। तो इस टॉपिक को हम देखते हैं सोलर एनर्जी पे। ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया थोड़े दिन पहले कि पूरे प्लैनेट के लिए एक ही सूर्य है, तो हम एक वर्ल्ड लेवल पे ग्रिड हम बनाते हैं जहां पे सौर ऊर्जा और बाकी की भी जो नवीकरणीय ऊर्जा है उससे पावर सप्लाई में मदद मिलेगी। अब देखो ये क्यों जरूरी है। मैंने आपको हाइड्रोजन जब टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि रिन्यूएबल एनर्जी का लिमिटेशन क्या है। रिन्यूएबल एनर्जी का लिमिटेशन है कि अगर सूर्य जब नहीं हो आकाश में तो आप रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो
इसका एक समाधान ये हो सकता है कि सूर्य कहीं ना कहीं तो आकाश में होगा ही, पूरे विश्व में अगर पूरा विश्व इंटीग्रेटेड हो तो कहीं ना कहीं तो आकाश में होगा ही, राइट। तो इस कारण से ये जो पूरा इनिशिएटिव है देखो बहुत महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है। कि पहला इसका प्लान देखो क्या है, पहले प्लान में हम जो मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया इसको हम जोड़ेंगे, फिर इसमें सौर ऊर्जा के साथ और भी नवीकरणीय ऊर्जा जोड़ेंगे और धीरे धीरे विश्व स्तर, वैश्विक स्तर पे हम थर्ड स्टेज में पूरे के पूरे वैश्विक स्तर पे जोड़ेंगे। तो फायदा देखो ये है कि हमेशा रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई होगा इस ग्रिड में, क्लीन एनर्जी होगा। जो रिन्यूएबल एनर्जी का एक बहुत बड़ा लिमिटेशन था कि अब रात में सौर ऊर्जा नहीं आपको मिल सकता, लेकिन कहीं ना कहीं तो सूरज है ही, बहुत सारे क्षेत्रों में सूरज होगा ही, तो ग्रिड में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है वो हमेशा रहेगी। कोयले पे निर्भरता की में कमी आएगी, जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद मिलेगा हमको, नवीकरणीय ऊर्जा में जो लागत है उसको कम करेगा, राइट। टेक्नोलॉजी इन्वेस्ट, नई नई टेक्नोलॉजीज आएंगी, तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। लेकिन देखो ये बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव, बहुत ही एम्बिशियस इनिशिएटिव है, जिसमें बहुत चुनौतियां हैं। जो सबसे पहला चुनौती है वो है भू राजनीतिक जोखिम। जैसे मान लो भारत पाकिस्तान कैसे कोलैबोरेट करेंगे इस पे। तालिबान अभी रूल कर रहा है अफगानिस्तान को, कुछ लड़ाई हुई, तालिबान ने ग्रिड को ध्वस्त कर दिया। तो इस टाइप की चीजें जो भू राजनीतिक जोखिम है, दुर्घटना, मौसम, साइबर हमला, चाहे आपसी कॉन्फ्लिक्ट के कारण ग्रिड को डिस्ट्रॉय करना, तो इस टाइप के जो चैलेंजेस हैं, ये चैलेंजेस को ओवरकम करना बहुत मुश्किल है। इन्वेस्टमेंट देखो बहुत ज्यादा चाहिए। अब ये इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, कहाँ से आएंगी। जितना बड़ा ग्रिड हो उसको स्टेबल रख पाना उतना ही मुश्किल होता है। ग्रिड में एक मिनिमम सप्लाई जरूरी होता है, राइट। तो जितना ज्यादा बड़ा ग्रिड होगा उसको स्टेबल बना के रखना उतना ही ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पे हम वर्ल्ड लेवल पे ग्रिड बनाने की बात कर रहे हैं, तो खुद में ही बहुत बड़ा चैलेंज है कि, राइट। अलग अलग देशों में सेम लेवल का रेगुलेशन नहीं है, तो एक वर्ल्ड लेवल पे सेम लेवल का रेगुलेशन लेके आना ये कितना बड़ा चुनौती होगा। तो ये बहुत बड़ा प्लान है। और देखो जितना ही बड़ा प्लान होता है उसमें उतना ही ज्यादा बड़ी चुनौतियां भी आती हैं। बट अगर इन चुनौतियों को सच में दूर करके अगर हम इस प्लान को इम्प्लीमेंट करें और विश्व के जो देश है वो साथ में आए, प्राइवेट सेक्टर साथ में आए, सिविल सोसाइटी साथ में आए, तो सच में ही काफी लाभकारी होगा पूरे के पूरे हमारे प्लैनेट के लिए। ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर्स, ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर न्यूज में इसलिए था कि जो वैश्विक समुद्री उद्योग है वो बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिट करता है। इनफैक्ट वहां पे जो पेट्रोल वगैरह यूज, जो हम तेल यूज करते हैं उसमें सल्फर की मात्रा भी बहुत होती है, तो काफी सारा सल्फर डाइऑक्साइड भी इमिट करता है, जो जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसको लेके एक प्लान बन रहा है कि हम जो शिपिंग इंडस्ट्री है उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड या बाकी जो ग्रीन हाउस गैसेज का इमिशन है उसको हम कम करें, ठीक है। इसको लेके एक घोषणा पत्र आया है कि शिपिंग इंडस्ट्री से घोषणा हम कम करेंगे। भारत ने अभी तक इस घोषणा पत्र को साइन नहीं किया है और भारत के सामने देखो बहुत चुनौतियां भी हैं। तो हमारा ओवरऑल जो परिवहन क्षेत्र है, चाहे वो रेलवे हो, रोड हो, शिप हो, उसका ग्रीन हाउस गैस इमिशन अभी भी बहुत ज्यादा है। अभी भी हम कोयले, पेट्रोल, डीजल इन सब पे बहुत ज्यादा निर्भर है। हमारा जो क्लीन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट है अभी भी बहुत कम है। जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं जो पावर प्रोड्यूस करती हैं, जैसे थर्मल पावर प्लांट जो कोयले को यूज करती है, बहुत ज्यादा पॉल्यूटिंग है, बहुत ज्यादा प्रदूषक है, राइट। ऊपर से भारतीय जो पूरा क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्र है स्पेशली, वहां पे मौसम अच्छा नहीं रहता, तो वहां पे शिप्स को बहुत बार लंबे रूट लेने पड़ते हैं, जिसके कारण एनर्जी कंजम्पशन और ज्यादा हो जाता है, तो और ज्यादा पोल्यूशन होता है। तो ये सब कुछ कुछ भारत के सामने चुनौतियां हैं शिपिंग इंडस्ट्री से ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम करने का। लेकिन देखो वे फॉरवर्ड भी है कि अगर हम कम सल्फर वाला तेल यूज करें, बायोडीजल यूज करें, पहले से हम एक प्लान बना के रखें कि कौन सा मार्ग हमको लेना है, राइट। तो ये सारे कदम हम कुछ कुछ टेक्नोलॉजीज का यूज करें कि जो जहाजों से इमिशन निकल रहा है वहां पे जो
प्रदूषकों की मात्रा है वो कम है। तो ये अगर हम कदम उठाएंगे तो पक्के से शिपिंग इंडस्ट्री से भी ग्रीन हाउस गैस इमिशन कम होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है कोल गैसिफिकेशन। कोल गैसिफिकेशन देखो क्या होता है और क्यों जरूरी है ये मैं बता देता हूँ। कोल गैसिफिकेशन में हम कोयले को, ये मैंने हाइड्रोजन के टाइम में भी बताया था, कोयले को हम सिन गैस में बदलते हैं। सिन गैस जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर है। अब कोयले को अगर आप डायरेक्ट जलाइएगा तो उससे भी ग्रीन हाउस गैस निकलेगा, बट कोयले को अगर आप कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस के द्वारा अगर आप सिन गैस को जलाते हैं वहां भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, बट जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो बहुत कम होगी। तो इसीलिए कोल गैसिफिकेशन को बहुत बार क्लीन टेक्नोलॉजी बोला जाता है। ये क्लीन कोल टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है कि यह ग्रीन हाउस गैस की मात्रा को कम करता है। लेकिन ये बहुत महंगा प्रोसेस है, बड़ा जटिल प्रोसेस है और बहुत महंगा प्रोसेस है। तो कोल गैसिफिकेशन है तो बड़ा इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी, बट ये एक्सपेंसिव है। लेकिन रिसेंटली ये पता चला है हमको, पिछले कुछ सालों में पता चला है कि कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस में बहुत सारे जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उन बाई प्रोडक्ट्स का बहुत सारा उपयोग है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत बार हमको फॉर्मल्डिहाइड, अल्फेनिस, एथिलीन, अमोनिया, ये सारी चीजें जो मिलती हैं इनका हम उपयोग कर सकते हैं। इनका अलग अलग इंडस्ट्रीज में उपयोग किया जा सकता है। कि कोल गैसिफिकेशन में हमको एनर्जी तो मिल ही रहा है, बट साथ में जो बाकी के बाई प्रोडक्ट्स हैं उनका हम बहुत बढ़िया उपयोग कर सकते हैं। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने पूरा एक मिशन का खाका तैयार किया है कि कैसे भारत में कोल गैसिफिकेशन पे हम आगे बढ़ेंगे। उसके मेन पॉइंट्स बहुत क्लिशे पॉइंट्स हैं, हमको बस ये पता होना चाहिए कि जरूरी क्यों है। जरूरी है पर्यावरण के फायदे के लिए, बहुत सारे जो बाई प्रोडक्ट है उनका बहुत सारा यूज है, हमारा निर्भरता कम होगा आयात पे, राइट। तो ये सारे कुछ कुछ फायदे हैं, बट प्रॉब्लम ये है हमारा कि हमारा जो कोयले का क्वालिटी है वो बहुत खराब है। हमारे पास एंथ्रासाइट कोयला तो मिलता नहीं है, हमारे पास बिटुमिन और लिग्नाइट कोयला मिलता है जिसकी गुणवत्ता बहुत खराब है। काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, राइट। बहुत ज्यादा वाटर इंटेंसिव भी है, बहुत ज्यादा पानी का उपयोग करता है। तो ये सब कुछ कुछ प्रॉब्लम है जिनको हमको ओवरकम करना पड़ेगा। लेकिन ये एक बढ़िया सब्स्टिट्यूट है डायरेक्टली कोल जलाने का। कोल डायरेक्टली जलाने के बजाय कोल गैसिफिकेशन एक बढ़िया सब्स्टिट्यूट है, इतना बस हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका 5.4.1 जैव विविधता पर एक सम्मेलन हुआ। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये प्रीलिम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मेंस के लिए मैं इस टॉपिक को इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानता। बट मेन मुद्दे क्या हुए थे इस पे मैं बता देता हूँ कि जैव विविधता का जो लास्ट डेकेड है 2011 से 2020 उसको डिक्लेयर किया गया था कि गवर्नमेंट जो जितने भी गवर्नमेंट्स हैं, जितने भी सरकारें हैं, उनको एक टारगेट पूरा करना है। उस टारगेट का नाम दिया गया था आईची बायोडायवर्सिटी टारगेट, कि जैव विविधता से संबंधित आईची टारगेट्स है जिनको पूरा करना है। अब बहुत सारे देश इसमें सफल भी रहे, जैसे भारत काफी सफल रहा, लेकिन मैक्सिमम देश काफी असफल रहे हैं अपने टारगेट्स को फुलफिल करने में। तो दोबारा से कुनमिंग में, चाइना में एक जगह है कुनमिंग, वहां पे ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुआ। वहां पे बहुत सारी घोषणाएं की गई कि हमको जैव विविधता को सुदृढ़ करना है, 2030 तक हमको भूमि और समुद्री क्षेत्र को संरक्षित रखना है, 30% भूमि और 30% क्षेत्र को संरक्षण प्रदान करना है, निजी क्षेत्र के पार्टिसिपेशन पे बात की गई। लेकिन जो अभी मेन मुद्दे रहते हैं वो मेरा मेन पॉइंट होना चाहिए। मेन मुद्दे अभी भी क्या रहते हैं? मेन मुद्दे रहते हैं कि स्थानीय लोगों के अधिकार, जो इंडिजिनस पीपल हैं, जो जनजाति हैं, उनके अधिकारों के बारे में अभी भी क्लैरिटी नहीं है। तो इनके अधिकारों को हम कैसे सुरक्षित रखेंगे? जो सीबीडी का एक मेन पार्ट है कि बायोलॉजिकल रिसोर्सेज से जो बेनिफिट आता है उस बेनिफिट को शेयर किया जाएगा, न्यायगत बंटवारा होगा लोकल पीपल्स के साथ, जिसके लिए नागोया प्रोटोकॉल है। लेकिन इसमें अगर मान लो कोई डिजिटल सीक्वेंसिंग करके, जीनोम सीक्वेंसिंग टॉपिक मैंने बताया था आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, जीनोम सीक्वेंसिंग करके जो बेनिफिट अगर है तो उसको शेयर नहीं, अभी एज ऑफ नाउ उसको शेयर नहीं किया जाएगा। तो एक डिमांड ये है कि भले बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का अगर आपने डायरेक्टली यूज किया या जीनोम सीक्वेंसिंग करके यूज किया, आपको बेनिफिट शेयर आइडियली प्राइवेट कंपनीज को करना चाहिए लोकल पीपल के साथ। पैसे जितने चाहिए उतने पैसे लगा नहीं रही है कंपनीज। जितने भी इनिशिएटिव्स हैं बहुत छिटपुट है, इधर उधर है, आपस में कोलैबोरेशन नहीं है। जैसे बायोडायवर्सिटी जो है वो एक कोलैबोरेटिव एफर्ट चाहिए बायोडायवर्सिटी से लड़ने के लिए।
यहाँ पे छिटपुट एफर्ट है। तो ये कुछ कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन देखो जो नेक्स्ट टॉपिक है कि वन संरक्षण अधिनियम में जो संशोधन हुए हैं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे हिसाब से, और ये मेंस में पूछा जा सकता है। तो मैं मेन बुलेट पॉइंट्स आपको बता देता हूं कि देखो हुआ क्या है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, ये ना थोड़ा बहुत फॉरेस्ट लॉ को लिबरलाइज करने के लिए गवर्नमेंट अमेंडमेंट लेके आई है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत फेमस केस है, टी.एन. गोदावरमन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है। वो काफी, उस केस के बाद काफी जटिलताएं आ गई, तो गवर्नमेंट ने थोड़े बहुत इनिशिएटिव्स लिए हैं कि सबसे पहले तो फॉरेस्ट का जो डेफिनेशन है उसको गवर्नमेंट ने क्लियर किया है, एक ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन लेके आई है, परिभाषा। ऊपर से कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनका फॉरेस्ट जो है वो हमेशा हम उसको इंटैक्ट रखेंगे, चाहे कुछ भी हो, हम उसका कटाई वटाई नहीं करेंगे। बट जो स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट्स है, गवर्नमेंट ने उसको गो हेड दे दिया है कि मान लो रेलवे मंत्रालय ने, या मान लो ऊर्जा मंत्रालय ने, इन्होंने अगर कुछ लैंड एक्वायर किया था इस एक्ट के आने से पहले और उस एक्ट के आने के बाद भी, तो ये जो है लैंड एक्विजिशन ये वैलिड रहेगा अभी भी। इसके अलावा एक जो बहुत महत्वपूर्ण अमेंडमेंट हुआ है जिसको लेके बहुत वाद विवाद है, कि एक ना ड्रिलिंग टेक्निक होता है जिसको बोलते हैं एक्सटेंडेड रीच ड्रिलिंग। तो गवर्नमेंट का ये मानना है कि एक्सटेंडेड रीच ड्रिलिंग जो है ये पर्यावरण को उतना नुकसान नहीं पहुंचाता, तो हम फॉरेस्ट में अगर हमको ऑयल या नेचुरल गैस को देखना है कि यहाँ पे है कि नहीं, तो हम एक्सटेंडेड रीच ड्रिलिंग अलाउ करेंगे। इसके अलावा नॉन फॉरेस्ट्री यूज जो एक टर्म होता है कि फॉरेस्ट के लिए नॉन फॉरेस्ट्री यूज, जैसे मान लो जंगल सफारी हो गया, ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इसको गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत इसके मीनिंग को डिफाइन किया है, और जो भी इन प्रोविजंस को नहीं फॉलो करेगा उसके लिए फिर दंड का भी प्रावधान है। बट देखो क्यों लोग इस पूरे एक्ट जो भी अमेंडमेंट है उसको इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म ये है कि जो इंडिजिनस पीपल हैं, जो देशज लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनके अधिकारों को लेके यह एक्ट कुछ नहीं बोलता। तो जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है जो कि स्थानीय लोगों के अधिकारों की बात करता है, और जो फॉरेस्ट ये जो एक्ट अमेंडमेंट जो है, इन दोनों में ऐसा है कि चूंकि उस ये बात नहीं करता अधिक स्थानीय लोगों के अधिकारों की, तो ये फॉरेस्ट राइट एक्ट को ये बिल्कुल किसी भी तरीके से स्ट्रेंथन नहीं करता। इनफैक्ट हो सकता है उसको वीकेंड करता हो और कमजोर कर रहा हो। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारी चीजों में जहां पे लोकल गवर्नमेंट के वर्किंग को ये जो एक्ट है ये उनके लोकल गवर्नमेंट के काम काज में हस्तक्षेप करने का एक पावर मिलता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास। ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। फिर ये जो मान लिया है कि ये जो ड्रिलिंग टेक्निक है, ये ड्रिलिंग टेक्निक क्लाइमेट फ्रेंडली है, ये कहीं से भी सच नहीं है। तो ये भी एक चुनौती वाली चीज है। ये ऑयल एंड गैस के लिए जो अलाउ कर दिया गवर्नमेंट ने, ये ठीक चीज नहीं है। ओके, फिर उसके बाद प्राइवेट प्लांटेशन पे गवर्नमेंट का फोकस है, लेकिन प्राइवेट प्लांटेशन और फॉरेस्ट दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो फॉरेस्ट बहुत ज्यादा कार्बन जो है स्टोर करके रखती है, प्राइवेट प्लांटेशन उतना नहीं रखता। तो एक तरीके से जो कार्बन स्टोरेज कैपेसिटी है वो हम अपना कम कर रहे हैं। अगर हम फॉरेस्ट को क्लियर करके प्लांटेशन पे फोकस करेंगे तो जो कार्बन स्टोरेज है हम उसको कम करेंगे। तो ये कुछ कुछ मेन मुद्दे हैं जिनको लेके काफी सारा इस पूरे एक्ट का क्रिटिसिज्म हुआ है। तो मेरे हिसाब से बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मेंस एग्जाम के लिए। जो मैंने चीजें बोली हैं उस पर खाली फोकस करो, आपके मटेरियल में बहुत चीजें दे रखी है। तटीय अधिनियम विनियमन क्षेत्र में कुछ कुछ अमेंडमेंट गवर्नमेंट लेके आई है। देखो तटीय विनियमन क्षेत्र होता क्या है? तटीय विनियमन क्षेत्र होता है कि जो तटीय क्षेत्र है, राइट, तटीय क्षेत्र के आसपास क्या चीजें अलाउ होंगी, क्या चीजें अलाउ नहीं होंगी। बिकॉज देखो तटीय क्षेत्र जो होते हैं वो बड़े ही सेंसिटिव होते हैं, राइट, काफी संवेदनशील होते हैं। तो कौन सी चीजें हम अलाउ करेंगे और कौन सी चीजें हम अलाउ नहीं करेंगे, इसको लेके गवर्नमेंट कोस्टल रेगुलेशन जोन बहुत पहले भी लेके आई थी। 2011 में अमेंड किया, फिर 2019 में अमेंड किया, और फाइनली थोड़े से अमेंडमेंट
गवर्नमेंट और अभी अमेंडमेंट किया नहीं है, बट एक नोटिफिकेशन लेके आई कि हम कुछ कुछ और अमेंड करेंगे। तो क्या अमेंड करा है गवर्नमेंट ने, जैसे फॉर एग्जांपल एक अमेंडमेंट ये है कि टेरिटोरियल वाटर तक अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में हम कुछ कुछ डेवलपमेंट वर्क जो है अलाउ रखेंगे। कुछ कुछ 40 जो टेम्पररी शैक्स होते हैं, टेम्पररी स्ट्रक्चर होते हैं, उसको रिटेन करेंगे हम। जैसे मान लो कि कुछ भी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसको रखेंगे हम। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को CRZ क्लियरेंस दे दिया गया है कि जैसे ड्रिलिंग प्रोजेक्ट वगैरह है, अगर किसी रिसोर्सेज के लिए हम ड्रिलिंग कर रहे हैं तो उसको क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं है, राइट। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से कुछ कुछ चीजों को रिलीज कर दिया गया है। सैंड बार्स जो होते हैं उसको अब CRZ एरिया का हम नहीं मानेंगे कि ये कोस्टल रेगुलेशन जोन का पार्ट नहीं है। लेकिन इशू ये है कि देखो अब गवर्नमेंट जो है फोकस ज्यादा से ज्यादा कर रही है विकास पे, पर्यावरण पे कम कर रही है। कि पर्यावरण संरक्षण पे कम फोकस है, इकोनॉमिक प्रायोरिटी ज्यादा है। लेकिन लॉन्ग रन में अगर पर्यावरण का हम संरक्षण नहीं करेंगे तो लॉन्ग रन में हमारा इकोनॉमिक नुकसान भी होगा, पर्यावरण का नुकसान तो हुआ ही है। कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी को गवर्नमेंट ने काफी सारा पावर दे दिया है, तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है कि इतना डिसेंट्रलाइज्ड पावर भी अच्छी चीज है नहीं, राइट। फिर जो पूरा कोस्टल एरिया का जो जियोमॉर्फोलॉजी है उस पर कैसे एक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जो टेम्पररी शैक्स वगैरह बनती हैं, जैसे मान लीजिए कि कोस्टल इरोजन वगैरह होता है, तो इन चीजों को लेके ये जो रूल्स हैं ये बिल्कुल ही साइलेंट है, राइट। तो ये सारे कुछ कुछ क्रिटिसिज्म है गवर्नमेंट ने जो प्रपोज करा है अमेंडमेंट का। नेशनल इंटरलिंकिंग मैंने डिटेल में बताया ही था क्या होता है। कुछ कुछ टर्म्स दे रखे हैं आपके मटेरियल में, जैसे इसमें स्पेशली मेरे हिसाब से जो पहला टर्म है वो काम का है, बाकी कुछ काम का है नहीं। जो पहला टर्म है आपका जलवायु न्याय, क्लाइमेट जस्टिस। तो क्लाइमेट जस्टिस जो है इसका मतलब यह है कि हम पूरे जलवायु परिवर्तन को हम एक सिर्फ पर्यावरणीय दृष्टिकोण से ना देखें, हम इसको नैतिक और राजनीतिक मुद्दे की तरह देखें। नैतिक मुद्दा मतलब कि हमारा यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आने वाले पीढ़ियों, जिसको हम बोलते हैं इंटरजेनरेशनल इक्विटी, कि जो आने वाली अंतर पीढ़ी जो हमारे निर्णय हैं वो आने वाली पीढ़ी को नुकसान ना करे, राइट। और राजनीतिक मुद्दा ये कि जो लोकल पीपल है, इंडिजिनस पीपल है, उनके अधिकारों का ध्यान में रखते हुए हम ओवरऑल हमारा जो डेवलपमेंट प्रायोरिटी है वो सबके विकास की बात करें, राइट। चाहे एक व्यक्तिगत आधार की बात हो, चाहे मानवाधिकार की बात हो, सामुदायिक आधार की अधिकारों की बात हो, इन सब पे अगर एक साथ नहीं फोकस किया जाएगा तो क्लाइमेट जस्टिस जो है फिर वो नहीं हो पाएगा। तो ये बड़ा एक फेमस टर्म हो रहा है क्लाइमेट जस्टिस। तो दैट्स इट। बाकी जो है कुछ कुछ जो भी टॉपिक्स हैं वो बिल्कुल काम के नहीं है, उस पर उतना फोकस करने की जरूरत ही नहीं है। पिछले मटेरियल में भी देखो कुछ कुछ चीजें रह गई थी जो पिछला मटेरियल था, बट मैं अभी बहुत ही कम समय है तो देखिए मैं कुछ कुछ चीजें बता देता हूं जिस पे हमको फोकस करना है। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट, ये तो मैंने बता दिया था। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, पेज नंबर 1, पिछला मटेरियल, ये अपडेटेड मटेरियल नहीं, जो पिछला मटेरियल है उसमें ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट और फॉरेस्ट राइट एक्ट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी इंपॉर्टेंट है। डिजास्टर मैनेजमेंट में कुछ भी बोल नहीं सकते, बट इसमें अर्बन फ्लडिंग एक इंपॉर्टेंट इशू है, शहरी बाढ़ जो होते जा रहा है वो आपको पता होना चाहिए। और एक क्लाउड बर्स्ट जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पता होना चाहिए। बाकी और कुछ भी उतना कुछ काम का है नहीं। अगर हम अपडेटेड मटेरियल की बात करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में कि कुछ कुछ टॉपिक्स अगर मुझे हाईलाइट करना हो जिनको पढ़ के जाना, तो उसमें ये पढ़ के जाना कि भारत ने जो अनाउंस किया 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी, वो अचीव करने में क्या क्या रोड ब्लॉक्स है, ये एक बढ़िया क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है। चाहे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 में अभी भी क्या क्या आउटस्टैंडिंग इश्यूज रहते हैं, कौन कौन से मुद्दों पे अभी भी सहमति नहीं हो पाई है, ये एक बढ़िया क्वेश्चन हो सकता है। एनसीआर में जो पॉल्यूशन होता है वो गवर्नमेंट कभी, वो यूपीएससी कभी भी पूछ सकती है। वेस्ट टू वेल्थ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कोल गैसिफिकेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद फिर आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में जो अमेंडमेंट है
वन संरक्षण अधिनियम में जो अमेंडमेंट है ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 5G, जियो स्पेशियल, सैटेलाइट इंटरनेट, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, लाइन से जो शुरू के टॉपिक है ये सारे के सारे बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। यूपीएससी इन पे क्वेश्चन पूछ सकती है। लीगो उतना इंपॉर्टेंट मैं नहीं मानूंगा, पूछ सकती है वैसे, ऐसा नहीं कि नहीं पूछ सकती, बट बहुत टेक्निकल होगा। तो मैंने जितना बताया क्लास में बस उतना ही लिख के आना, उससे ज्यादा लिख के आने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक व्हीकल तो यूपीएससी पूछ ही सकती है, और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लीगो को छोड़ के मेरे हिसाब से और नोबेल प्राइजेस को छोड़ के बाकी जो भी टॉपिक्स है मेरे हिसाब से वो मेंस एग्जाम के लिए काफी जरूरी है। तो इनको एक बार साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देख लीजिएगा। दैट्स इट गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन एंड आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया करके आए। एग्जाम करके आपको लगना चाहिए कि हाँ आपने अपना बेस्ट अटेम्प्ट दिया है। इस लेवल का एग्जाम आपको करके आना है। सो थैंक यू।